सर्कल में आप सभी, मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही शहरों में कमाई के शानदार मौके कल आपको कहां पर मिल सकते हैं। पूछ सकते हैं सवाल, नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 022001635 पर भी कर सकते हैं कॉल। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेजें, #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, और साथ ही एक और खास मेहमान कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ है। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका। और सबसे पहले आज के बाजार का हाल जान लेते हैं। वीकली एक्सपायरी थी आज, बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 79 अंक चढ़कर 57,635 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 13 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 17,000 के पास बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी में 81 अंकों की बढ़त आज देखने को मिली। और बाजार पर राय लेते हैं आज अनिल जी से, उनसे समझते हैं आज बाजार इतनी ज्यादा उठक पटक क्यों दिखा गया, क्यों बाजार में भरोसे की कमी अभी नजर आ रही है। वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन लगातार 5 दिनों की गिरावट पर आज लगा ब्रेक ही लगा, यू टर्न नहीं हुआ, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि बेहद हल्की मजबूती के साथ मुश्किल से हरे निशान में बंद हुए सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी। यहाँ निफ्टी मुश्किल से 13 पॉइंट ऊपर बंद हुआ, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी 80 अंक ऊपर बंद होते नजर आए। लेकिन दिन के दौरान उतार चढ़ाव भरपूर रहा। अमेरिकी बाजारों में भी कमोबेश वैसा ही। स्विस की खबरों के बाद ऐसा लगा कि अमेरिकी बाजार धराशायी हो जाएंगे, लेकिन बंद होते होते अमेरिकी बाजार रिकवर भी हो गए। आज सुबह से डाउ फ्यूचर्स मजबूत थे। हालांकि एशिया में उतना जोश दिखा नहीं, उसके बावजूद भारतीय बाजार हरे और लाल निशान के बीच में झूलते रहे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचे भी, जिसमें 16,850 निफ्टी का जो मजबूत सपोर्ट रेंज है वहां पर पहुंचे, और वहां से रिकवरी भी आती दिखी 17,050 के आसपास तक की। निचले स्तरों से लगभग 200 अंक रिकवरी हमने निफ्टी पर देखी। और बैंक निफ्टी में भी कमोबेश ऐसा ही मामला दिखा, जो निचले स्तरों पर 38,600 के आसपास का जो लेवल था वहां आज बाजार पहुंचे, और वहां से करीबन 700 अंकों की दमदार रिकवरी बैंक निफ्टी में भी नजर आई। हालांकि बंद होते होते हल्के से हरे निशान के साथ बंद होते दिखे। उसकी वजह यह भी थी कि बाजार बंद होते होते डाउ फ्यूचर्स जो लगभग 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, वो हल्के होते मुश्किल से 51 पॉइंट नीचे रह गए। तो जो उतार चढ़ाव डाउ फ्यूचर्स में था उसका भी असर दिखा। आज बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम इस वजह से भी नजर आया। एक, बाजार थोड़े ओवरसोल्ड है, 5 दिनों से लगातार गिर रहे हैं। एफआईज की इंडेक्स में लॉन्ग पोजीशन घटकर 12% के आसपास आ गई है। और कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा छोटा होता दिखा, और वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उन्होंने बिकवाली हल्की रोकी है। इसके चलते आज एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच मिला जुला कारोबार रहा, और फाइनली हल्के हरे निशान में बंद होने में बाजार कामयाब रहे। तो थोड़ी रिलीफ, राहत यूँ कह सकते हैं कि भले हम बढ़े ना हो, लेकिन घटना आज 5 दिनों के बाद बंद किया, यही अपने आप में राहत की बात थी। आइए अब आज के एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान का रुख कर लेते हैं। श्रीकांत जी, क्या लग रहा है आज के कारोबार के बाद? थोड़ा बहुत रिलीफ बाजार में दिखा जरूर, लेकिन शायद अभी पूरी तरीके से वो बाजार की टेंशन खत्म नहीं हुई है। क्या एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में? क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट आपको नजर आ रहे हैं? गुड इवनिंग। तो देखिए, अगर मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड को देखें तो एक हमने बड़ी गिरावट देखी थी पिछले 5 या 6 दिनों से, और ये लगातार गिरते हुए मार्केट ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस लो के काफी नजदीक आ गए थे, जो इसने सितंबर महीने में बनाए थे। तो सितंबर महीने के जो लोज थे वो थे 16,750 के करीब के, और आज के लोज थे लगभग ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स के करीब के थे, 16,850। और वहां पे अगर देखें तो एक थोड़ी सी ओवरसोल्ड एक्टिविटी थी, हमने एक रिबाउंड देखा। हमें लगता है कि फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज, आने वाले 1 या 2 दिन तक, हम मार्केट को 17,300 से लेकर 16,750 के रेंज में ट्रेड करते हुए देखेंगे। और मुझे लगता है कि शायद ये जो पुल बैक है वो कंटिन्यू रहेगा, और पहले हम शायद एक बार 17,200 या 300 के लेवल्स विजिट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमें लगता है कि 39,500 के करीब एक बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर उन लेवल्स को क्रॉस करता है तो शायद बैंक निफ्टी भी एक बार 40,000 से लेकर 40,200 के लेवल्स दिखा सकता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं श्रीकांत जी की तरफ से बाजार के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में श्रीकांत जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ से पोजिशनल व्यू किसी को लेना हो बाजार में,
तो कौन से स्टॉक में स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, तो देखिए अगर पोजिशनल व्यू लेना है तो हमें लगता है कि बजाज फिनसर्व ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, जो 1290 1293 के करीब बंद हुआ है। और यहाँ से अगर इसके ओवरऑल पैटर्न को स्टडी करें तो हमें लगता है कि इसमें एक अच्छा करेक्टिव पैटर्न कंप्लीट हुआ है। और अगर यहाँ से स्टॉक में रिबाउंड बनता है तो हम वापस एक बार कम से कम 1350 या 1360 के लेवल्स भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो ओवरऑल जितने भी कंपनीज इंश्योरेंस से रिलेटेड है, उनमें आज हमने एक अच्छी तेजी देखी थी और मुझे लगता है कि ये इनमें देखा जाए तो एक टॉप परफॉर्मर है। तो करंट लेवल से बजाज फिनसर्व को लॉन्ग करके चले विद अ मीडियम टर्म व्यू। ओके, तो बजाज फिनसर्व को खरीदने की स्ट्रैटेजी, पोजिशनल व्यू श्रीकांत जी की तरफ से, और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है आपको सर? तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए हमें लगता है कि यहाँ पे वैसे देखा जाए तो कई सारे स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आ चुके हैं। इनफैक्ट माउथ वाटरिंग लेवल्स है, लेकिन अगर मार्केट के अगर ओवरऑल ट्रेंड को देखें या ग्लोबल मार्केट के फ्लोज को देखें तो अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी बिल्कुल है। तो हमें लगता है कि ऐसे केस में दिग्गजों के साथ रहना जरूरी है। और हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आने वाले दिनों में एक अच्छा रिबाउंड हमें देखने मिल सकता है, क्योंकि जो फेड की जो मीटिंग है ऑन 22nd 23rd ऑफ दिस मार्च, उस मीटिंग में जो आउटकम निकल के आएंगे वहां पे एक बात तय है कि शायद जो रेट हाइक होनी है वो उसका जो पेस है बढ़ने का वो थोड़ा कम होगा। जो 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड थे वो शायद 25 बेसिस पॉइंट के करीब आके अभी रुका हुआ है। तो वो एक्सपेक्टेशंस है। अगर इन एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर सिमिलर वे पे अगर 25 बेसिस पॉइंट की अगर हाइक अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक अच्छा रिबाउंड देखने मिलेगा। इन्फोसिस को लॉन्ग करके चले, यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक 1700 1750 के लेवल्स दिखा सकता है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है हमें 1300 का। स्टॉप लॉस उन्हें ही रखना है जो पोजिशनल ट्रेडिंग पोजिशन बनाते हैं। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट बेसिस पे करंट लेवल से लॉन्ग करें और टारगेट्स रखें कम से कम 1700 का फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स। बिल्कुल, तो इन्फोसिस में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह श्रीकांत चौहान की तरफ से। आइए दर्शकों से बातचीत का सिलसिला करते हैं शुरू। उत्तराखंड से चिराग गर्ग हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैम मेरे पास एक्साइड है 450 शेयर 160 के भाव पे। और मैम कब तक का व्यू है एक्साइड पर आपका? मैम व्यू मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आप बताइए कि मतलब अब निकल जाना चाहिए, कोई फायदे रहो थोड़े बहुत कि निकल जाऊं यार बने रहूं सर। ओके, और कोई और मैम दूसरा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। हाँ मैम दूसरा है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। ओके, ये 160 की खरीद है इसकी भी, और ये 550 है 550। ठीक है। एक्साइड और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दोनों स्टॉक कैसे लग रहे हैं आपको? क्या अभी इनमें बने रहने की सलाह आपकी रहेगी? देखिए मुझे लगता है कि इन दोनों स्टॉक में अगर यहाँ से अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो भी मुझे लगता है कि करंट लेवल से एग्जिट होना एडवाइजेबल है। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट में रिकवरी बनती है तो काफी गिने चुने स्टॉक्स में तेजी बनेगी, क्योंकि आने वाला जो कम से कम 3 से 6 महीने का जो एक वक्त है वो मार्केट के लिए काफी अनसर्टन रहेगा। और अगर इस अनसर्टन मार्केट में अगर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के साथ अगर हमें यहाँ पे अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स को कंटिन्यू अगर करना है तो फिर हमें लगता है कि दिग्गजों के साथ रहना जरूरी है। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि एक्साइड में से भी एग्जिट करें, इंडिया बुल हाउसिंग में से भी एग्जिट करें। और यहाँ पे विकल्प रहेंगे, या तो आप इन्फोसिस खरीद सकते हैं, या तो आप रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीद सकते हैं, या तो किसी दिग्गज बैंक को खरीद सकते हैं जैसे कि एचडीएफसी बैंक है। तो हमें लगता है कि फॉर द टाइम बिंग फॉर नेक्स्ट एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स के व्यू के हिसाब से आप दिग्गजों में स्विच कर ले। ओके, तो ये रही राय आपके लिए आपके स्टॉक पर। दिल्ली से के गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मैडम आई हैव मतलब मैंने नेस्ले के 40 शेयर्स परचेज किया है एट द रेट 19,000। अच्छा, तो कब तक का व्यू है आपका? मैडम अगर स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो मैं लंबे टाइम आगे कई सालों तक भी रुक सकता हूँ, अदरवाइज अगर खराब है तो एग्जिट करूं क्या? क्योंकि ये ऊपर से लगातार काफी टाइम गिरा। नेस्ले कैसा लग रहा है? ओके, बिल्कुल बिल्कुल। नेस्ले कैसा लग रहा है आपको श्रीकांत जी? फिलहाल नुकसान इन्हें काफी है,
लेकिन आगे आने वाले टाइम में स्टॉक में कैसे संभावनाएं आपको नजर आ रही है? क्या ये अपने नुकसान की भरपाई कर सकते हैं आने वाले टाइम में 2 से 3 या 5 महीने में? बिल्कुल। तो देखिए, अगर यहाँ से अगर नेक्स्ट अगर 3 to 4 मंथ्स की अगर बात करें तो हमें लगता है कि इसमें वापस हमें एक रिबाउंड देखने मिलेगा। इनफैक्ट आज ही के दिन में हमने अच्छा खासा एक रिबाउंड देखा था। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो क्रूड के दामों में जो आई गिरावट है, उसकी वजह से हमने एफएमसीजी के स्टॉक्स बढ़ते हुए देखे, क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कंप्लीटली डिपेंड होता है कि क्रूड प्राइसेस के ऊपर। और अगर क्रूड के दामों में अगर गिरावट आती है तो इन सभी ये स्पेशली एफएमसीजी सेक्टर के लिए उसका बेनिफिट होता है। हमें लगता है कि अगर 19,000 के करीब अगर ये स्टॉक आता है, जो आ सकता है, क्योंकि फंडामेंटली हमें लगता है कि 19,000 के लेवल्स वापस से दर्ज कर सकता है, उन लेवल्स के करीब इसमें से एग्जिट करें, क्योंकि इसकी फेयर वैल्यू 19,000 के करीब की ही है। और इसमें से एग्जिट करके आप आपके इन्वेस्टमेंट्स को आईटीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि आईटीसी में पोटेंशियल है। ये स्टॉक 420 से लेकर शायद 450 के लेवल्स आने वाले कुछ महीनों में दिखा सकता है। बिल्कुल। तो नेस्ले में ये स्ट्रैटेजी आपको बनाने की सलाह मिल रही है श्रीकांत जी की तरफ से, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुजफ्फरपुर से ब्रजेश कुमार झा हमारे साथ है। ब्रजेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम। सोना BLW पर मेरा सवाल है। 450 रुपए का शेयर है और ये मतलब 6 से 12 महीने तक होल्ड कर सकते हैं जी। कितने शेयर है? 100 शेयर। ओके, 100 शेयर इनके पास है। क्या व्यू रहेगा लगभग 6 महीने का सोना BLW प्रिसिशन पर आपका श्रीकांत जी? देखिए, वैसे 6 महीने के अंदर सोना BLW में एग्जैक्टली क्या होगा वो बोलना मुश्किल है। लेकिन एक बात तय है कि ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स के करीब आ चुका है और शायद इसी रेंज के अंदर, यानी कि 400 और 450 के अंदर ट्रेड करते हुए नजर आएगा। हमें लगता है कि अगर 450 के करीब आता है तो इसमें से एग्जिट करें और आप किसी जो लीडिंग स्टॉक है ऑटो के, आप उनमें अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स को कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। हमें लगता है कि टाटा मोटर्स ये एक ऐसा स्टॉक है कि जिसे हम करंट लेवल से भी खरीद सकते हैं, या तो महिंद्रा एंड महिंद्रा जो अच्छे खासे लेवल्स के करीब आ चुका है, यानी कि 1100 1150 के करीब आ चुका है, जो कभी एक बार 1400 के करीब था। तो मुझे लगता है कि इन दिग्गजों के साथ रहें और 6 से 8 महीने का अगर व्यू है तो बिल्कुल करंट लेवल से भी आप इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो ये रही रहा है आपके स्टॉक पर हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले सवाल की तरफ बढ़े। हमारे साथ इस वक्त लाइव कॉलर हैं ओडिशा से संतोष जी। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार। मेरा पास पेटीएम का 110 शेयर है, परचेस किया था 812 का, और नायका भी है। नायका का परचेस किया था कितना? 233 का, 366 शेयर है। ओके, कब तक रखने की प्लानिंग है आपकी पेटीएम नायका? 1 साल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। 1 साल का नजरिया पेटीएम पर और साथ ही नायका पर भी। न्यू एज स्टॉक्स क्या राय देंगे सर? फिलहाल पेटीएम पर तो काफी ऊंची खरीद है इनकी, नायका पर भी राय लेना चाहते हैं। साल भर का नजरिया क्या राय देंगे? तो देखिए स्वाति जी, अगर ये पर्टिकुलर न्यू एज सेक्टर की अगर बात करें और इनमें जो स्टॉक्स शामिल है अगर उनकी अगर बात करें तो हमें लगता है कि इन इन्वेस्टमेंट्स में अभी रिटर्न्स आने के लिए वक्त लगेगा। मुझे लगता है कि जो 1 साल का नजरिया की जो बात की है, मुझे लगता है कि जितने भी हमारे दर्शक है उनमें कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं कि जिन्होंने ये स्टॉक्स खरीदे हैं और उनका व्यू भी लगभग 12 से 18 महीने का है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें हमें कम से कम व्यू रखना पड़ेगा 3 से 5 साल का, क्योंकि ये कंपनीज अभी राइट नाउ करंटली अगर देखा जाए तो इनमें कैश बर्न चल रहा है, यानी कि वो लॉसेस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके ब्रांड्स जो है, या तो जो इनके जो कंपनी का जो एक ओवरऑल मैं कह सकूंगा कि मार्केट शेयर है वो काफी अच्छा है। तो इट विल टेक टाइम, थोड़ा और वक्त लगेगा, इसे वक्त देना पड़ेगा, तभी जाके इसमें रिटर्न्स बनेंगे। बट करंट लेवल से हमें लगता है कि विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर इसमें कोई रिटर्न्स बनने की, यानी कि यहाँ से थोड़ी सी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है, लेकिन जो इनकी कॉस्टिंग है उन लेवल्स के करीब जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो करंट लेवल से जो भी इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड करके रखें। ओके।
अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुंबई से राजू हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, मेरे पास इन्फोसिस है 50 क्वांटिटी 1447 के बाद पे, और रिलायंस 25 क्वांटिटी है 2301 के बाद पे, और DIW एनर्जी 155 क्वांटिटी है 307 के बाद पे, शॉर्ट टर्म के लिए मैडम। व्यू कितने कब तक के लिए? शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म का नजरिया तीनों ही स्टॉक्स पर रख रहे हैं। श्रीकांत जी बताइए, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और JSW एनर्जी, क्या करें? देखिए, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों में एग्जिट मिल सकती है। और अगर इन्फोसिस यहाँ से अगर वापस रिबाउंड करता है तो कम से कम 1500 के लेवल्स बिल्कुल दिखा सकता है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अगर तेजी बनती है तो हम 2400 सवा 2400 के लेवल्स देख सकते हैं। तो इन लेवल्स के करीब आप आपकी पोजीशंस को एग्जिट कर सकते हैं। बट JSW एनर्जी में 305 या 310 के लेवल्स आना मुश्किल लगता है। इट डिपेंड्स कि ओवरऑल पावर सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है, लेकिन ये करंट लेवल से अगर रिबाउंड अगर बने तो शायद ये स्टॉक वापस 275 या 280 तक आ सकता है, जहां पे आपके लॉसेस थोड़े कम होंगे और आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में से एग्जिट कर सकते हैं। बिल्कुल, ये रही आपके स्टॉक्स पर हमारे आज के एक्सपर्ट की राय। अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। मुंबई से टीना जानी हमारे साथ है। नमस्कार टीना जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? हेलो नमस्ते। मेरे पास सिगाची इंडस्ट्रीज के 5000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 349। तो मुझे आगे का लॉन्ग टर्म देखना है, लाइक व्यू जानना है। ओके, लॉन्ग टर्म नजरिया सिगाची इंडस्ट्रीज, 5 लाख का नुकसान। काफी ज्यादा स्टॉक्स भी होल्ड कर रही हैं ये, और इनके खरीद से काफी नीचे स्टॉक का भाव भी है। बताइए सर, लॉन्ग टर्म के लिए अभी तो ऑलरेडी काफी नुकसान इन्हें हो चुका है, क्या करें अब ये? बिल्कुल, तो इनफैक्ट स्वाति जी, हम हमेशा हमारे इन्वेस्टर्स को या हमारे क्लाइंट्स को हम लोग यही बताते हैं कि आप उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए जो कंपनीज हमें शायद हमें पता है या तो हम उसे उसके बिजनेस को देख सकते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस से हम उतने अवेयर नहीं है, हमें लगता है कि उन कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें, और एटलीस्ट इतनी बड़ी अमाउंट बिल्कुल भी ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें जिसे हम शायद उतनी क्लोजली जानते नहीं है। तो हमें लगता है या तो आप किसी आपके एडवाइजर से आप एडवाइस लेके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एडवाइस अगर कोई करने वाला अगर आपका एडवाइजर है तो बिल्कुल आपको एग्जिट भी बताता। बट बिकॉज कि आपने ऑलरेडी ले लिया है, काफी सारा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया है और स्टॉक काफी नीचे है, इनफैक्ट पिछले अगर 1 साल से देखें तो इन्हीं लेवल्स के करीब यानी कि 240 245 के करीब इसने मल्टीपल बॉटम बनाए हैं, और जब रिकवरी बनती है तो शायद 350 360 के करीब ये स्टॉक रिबाउंड भी कर लेता है। तो हमें लगता है कि अभी करंट लेवल से इसमें बने रहें, जब तक कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की न्यूज नहीं आती तब तक हमें लगता है कि इसे होल्ड करके रखें, क्योंकि आपका लॉस जो है वो काफी बड़ा है। तो विदाउट एनी रीजन मुझे लगता है कि इसमें से एग्जिट करना और इतना बड़ा लॉस लेना नॉट एडवाइजेबल। बट बिल्कुल अगर यहाँ से कोई रिबाउंड अगर मिले, कम से कम 300 सवा 300 तक का रिबाउंड अगर मिले, तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर ले। तो 300 सवा 300 ये लेवल थोड़ा ध्यान में रखिएगा, और उसके बाद रिबाउंड पर आप सोच सकती है निकलने की, लेकिन फिलहाल अभी जो स्ट्रैटेजी है वो ये बने रहे। आइए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। महाराष्ट्र से अजय भारद्वाज हमारे साथ है। अजय जी नमस्कार, क्या स्टॉक है आपके पास? मेरा सवाल ये है कि आई हैव 100 क्वांटिटी ऑफ HDFC AMC, तो उसको रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से थोड़ा सा नीचे जा रहा है। सर आपका बाइंग प्राइस क्या है? 1819 एवरेज किया है मैंने 2 बार। 1819। अगेन बताइए श्रीकांत जी, काफी ऊंची खरीद इनकी भी, फिलहाल भाव तो काफी नीचे है इनकी खरीद से, क्या करें? HDFC AMC कैसा लग रहा है स्टॉक आपको? देखिए, वैसे HDFC AMC में अगर लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो बिल्कुल इसमें वापस 1900 2000 के लेवल्स हम देख सकते हैं, लेकिन इसे वक्त लगेगा, इसे और थोड़ा बिल्कुल वक्त लगेगा एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में दिक्कतें काफी सारी है, यानी कि इन्फ्लेशन का ट्रेंड बना हुआ है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स है, और जो फिक्स्ड इनकम है वहां पे काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं। तो इसी वजह से हमें लगता है कि इक्विटी की तरफ या म्यूचुअल फंड्स की तरफ
जो पैसा आ रहा है उसमें शायद थोड़ा सा और हमें लगता है कि कुछ कंट्रोल आ सकता है या तो कुछ कमी आ सकती है। हमें लगता है कि करंट लेवल से जो थोड़ा सा लॉस हो रहा है उसे एक बार हम एक्सेप्ट करके चले, और मुझे लगता है कि यही सेम इन्वेस्टमेंट्स आप एचडीएफसी बैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें लगता है कि आने वाले 3 से 6 महीने में एचडीएफसी बैंक्स में जो ट्रिगर बने हुए हैं, जैसे कि अगर मर्जर हो जाता है विद एचडीएफसी लिमिटेड, तो ये स्टॉक वापस 1700 1750 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एचडीएफसी एएमसी को आप एग्जिट करें और आपके जो इन्वेस्टमेंट्स है आप एचडीएफसी बैंक में कन्वर्ट करें। और कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। मार्केट से हमें लेना है, देखते हैं अमेरिका में किस तरह का ट्रेडिंग सेशन होता है, क्योंकि भारी उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में दिख रहे हैं। ढेर सारी खबरें आ रही हैं, अच्छी भी बुरी भी, और उसके साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी सुबह देखने होंगे, यानी कि ग्लोबल एक्शन भरपूर है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त नैस्डैक फ्यूचर्स 25 पॉइंट ऊपर और डाउ फ्यूचर्स करीबन 50 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। इसके अलावा हमारे लोकल फैक्टर्स में आज वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह के डेटा बनकर आते हैं एफआईज की तरफ से, वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। थोड़ी पोजीशंस आज डेफिनेटली हल्की हुई होंगी, तो कल बाजार थोड़े आपको लाइट नजर आएंगे, और ऐसे में जो सपोर्ट रेंज है बाजार की वो 16,850 के आसपास है। तो यानी 16,750 16,850 हफ्ते के आखिरी दिन आप निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट मानकर चल सकते हैं, और एक बार 17,050 के ऊपर निकल कर टिके तो 17,150 से 17,225 की रेंज निफ्टी में होगी, जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की बन सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, जो सपोर्ट है नीचे की तरफ वो 38,600 से लेकर 38,900 की रेंज में, रेंज थोड़ी सी बड़ी है लेकिन मजबूत सपोर्ट वहीं पर है, या यूं कह सकते हैं कि 38,425 से 38,600 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी मजबूत सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 39,550 से लेकर 39,700 की रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। तो ढेर सारे फैक्टर्स हैं, ढेर सारी खबरें हैं, और इन सब के बीच में उतार चढ़ाव भरा पूरा हफ्ता रहा है, और शुक्रवार को भी ऐसा ही ट्रेड होने की उम्मीद है। ज़्यादा संकेत ग्लोबल मार्केट से हमें लेने, तो पूरी की पूरी नजरें अमेरिकी बाजारों पर, और कल सुबह के डाउ फ्यूचर्स और साथ ही एशिया के बाजारों के प्रदर्शन पर हमारी शुरुआत निर्भर करेगी। देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से बात करते हैं। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कल के बाजार में कहां पर मौके लग रहे हैं आपको? अब नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के बाजार में 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास। पहला स्टॉक है ग्रासिम के अंदर आज लोअर लेवल से अच्छा रिबाउंड आया है, तो 1560 वाला कॉल 30 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 20 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 40 रुपए से लेके 45 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं ग्रासिम के 1560 के कॉल के अंदर। ये पुल बैक और बाउंस बैक के लिए कॉल है 1 से 2 दिनों के लिए। दूसरा स्टॉक है टीवीएस मोटर। ऑटो सेक्टर में टीवीएस मोटर में लोअर लेवल से आज एक अच्छा रिबाउंड देखने को मिला है, तो ये कंटिन्यू रह सकता है। 1060 वाला कॉल 20 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। 30 से 35 रुपए तक के टारगेट टीवीएस मोटर के 1060 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी धन्यवाद सुमित आपका ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। वहीं श्रीकांत जी, आपसे जानेंगे कल के बाजार में आपको कहीं पर मौके नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। तो देखिए, अगर वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से अगर कोई किसी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर पिक करना है, तो हमें लगता है कि टाटा स्टील ये एक ऐसा स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चलने की कोशिश करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि पिछले अगर 4 या 5 दिनों के ट्रेंड को देखें तो ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स 103 104 के करीब रुकते हुए नजर आया है, और 110 111 के करीब के उसने हाईज बनाए थे। तो करंट लेवल से हमें लगता है कि थोड़े हाई बीटा स्टॉक की तरफ ध्यान दे, टाटा स्टील को खरीदे, 103.50 का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 110 रुपए के। ओके, टाटा स्टील इंट्राडे खरीदारी की पसंद श्रीकांत चौहान की। धन्यवाद श्रीकांत जी शो में शामिल होने के लिए।